9 अक्टूबर 2024। पूरा शहर खामोश था, हवा जैसे थम सी गई थी। और ध्यान दीजिए, ये सब किसी बड़े नेता या सुपरस्टार के लिए नहीं हो रहा था। ये उस इंसान के लिए था जिसने कभी सत्ता या हेडलाइंस में रहने की परवाह ही नहीं की। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे साम्राज्य से परे की विरासत को समझेंगे, एक ऐसी कहानी जिसने अपना काम इतनी शांति और ईमानदारी से किया कि जब वो गए तो सिर्फ एक शहर नहीं, पूरा देश रो पड़ा। चलिए इस सफर में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या चीज उन्हें भारत का असली रतन बनाती है। ये सफर एक बहुत ही गहरा और सच कहें तो एक भावुक विरोधाभास सामने रखता है। एक तरफ एक ऐसे अरबपति जिनके जाने पर लाखों लोग शोक मना रहे थे, जिसने न जाने कितने हजारों लोगों के लिए घर बनाए, उनके लिए रोजगार और सुरक्षा खड़ी की। लेकिन दूसरी तरफ दिन ढलने के बाद वो खुद एक खाली घर में लौटते थे। इतनी बड़ी पब्लिक इम्पैक्ट और इतनी गहरी व्यक्तिगत खामोशी, ऐसा कॉम्बिनेशन सच में बहुत रेयर है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? शुरुआती जीवन और संघर्ष, यहीं से पड़ी उनके उस मजबूत इरादे की नींव। कहानी शुरू होती है 1947 से। देश अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था, लेकिन एक 10 साल का बच्चा अपनी ही दुनिया को बिखरते हुए देख रहा था। माता पिता का तलाक हो रहा था। उस जमाने में ये कोई आम बात नहीं थी, ये सीधी नेशनल न्यूज़ बन गई थी। स्कूल में मजाक उड़ाया जाता और घर में सिर्फ सन्नाटा रहता। ऐसे मुश्किल वक्त में उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने उन्हें संभाला। उन्होंने एक ऐसा फलसफा दिया जो हमेशा के लिए उनके दिल में बस गया। लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी झुकना मत, हमेशा इज्जत से जीना। ये महज एक लाइन नहीं थी, ये आगे चलकर उनके पूरे कॉर्पोरेट और निजी जीवन का सबसे बड़ा उसूल बन गई। अब 1955 से 1962 के बीच की घटनाओं पर नजर डालते हैं। किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। 1955 में आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए वो अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए। वहां पहली बार उन्हें वो गुमनामी मिली जो उन्हें चाहिए थी। ना कोई टाटा सरनेम का भारी बोझ, ना कोई बेहिसाब उम्मीदें। वहीं कैरोलिन से मुलाकात हुई, प्यार हुआ और बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन 1962 में दादी के बीमार होने की खबर आई। वो बस कुछ हफ्तों के लिए भारत लौटे थे, पर उसी बीच इंडो चाइना युद्ध शुरू हो गया। कैरोलिन के परिवार ने उन्हें भारत भेजने से साफ मना कर दिया। बिना किसी ड्रामे के, बस एक खामोशी के साथ दोनों रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। उनका वो साधारण सा अमेरिकन ड्रीम बस वहीं खत्म हो गया। ग्राउंड लेवल से चेयरमैन तक का सफर, ये वो दौर था जब उन्होंने असल में इस साम्राज्य को कमाया। अमेरिका अब पीछे छूट गया था और भारत ही उनकी कर्मभूमि थी। लेकिन सोचिए, टाटा परिवार का वारिस होने के बावजूद कोई रेड कारपेट नहीं बिछाया गया उनके लिए। 1962 में लौटने पर कोई शानदार एसी केबिन नहीं मिला। उन्हें सीधा जमशेदपुर भेज दिया गया। वहां ग्राउंड लेवल वर्कर्स के साथ मिलकर उन्होंने लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर उठाने का काम किया। ये एक तरह का टेस्ट था, ये देखने के लिए कि क्या ये लड़का सच में तपकर सोना बन सकता है। कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया गया। बिना एक भी शिकायत किए उन्होंने चुपचाप अपना काम किया। दादी की दी हुई वो इज्जत से जीने वाली सीख यहां बिल्कुल काम आ रही थी। इस कड़ी मेहनत का पहला बड़ा नतीजा 10 साल बाद नेल्को कंपनी में दिखा। जमशेदपुर के बाद उन्हें नेल्को की कमान दी गई। सच कहें तो ये एक डूबता हुआ जहाज था। मार्केट शेयर सिर्फ 2%, और उस दौर का लाइसेंस राज हर कदम पर रुकावटें पैदा कर रहा था। लेकिन हार मानना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। तकनीक को अपग्रेड किया, कर्ज चुकाए और 10 साल की जी तोड़ मेहनत से उस 2% के शेयर को सीधा 20% तक पहुंचा दिया। और दूर बैठे जेआरडी टाटा ये सब बहुत करीब से देख रहे थे। फिर 1991 में वो ऐतिहासिक पल आ ही गया। जेआरडी टाटा, जो 5 दशकों से चेयरमैन थे, वो ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने एक बहुत भारी जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी है। वो तुम्हें आसानी से नहीं अपनाएंगे, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं था, ये 95 कंपनियों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसे संभालना था। और वो भी तब जब सामने विरोध का एक बड़ा पहाड़ खड़ा था। पुराने लीडर्स के साथ संघर्ष और उस जमे हुए पावर स्ट्रक्चर का गिरना। देखते हैं ये कैसे हुआ। बॉम्बे हाउस के पुराने दिग्गजों ने उन्हें बहुत हल्के में लिया। खुलेआम उनकी और उनकी टीम की बेइज्जती की गई। यहां तक कि उन्हें जोकर्स भी कह दिया गया। उन दिग्गजों को लगा कि ये नया चेयरमैन तो बस उनके इशारों पर नाचेगा। लेकिन बिना किसी बहस या मीडिया में बयानबाजी के
एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला गया जिसे हम एक साइलेंट कूप कह सकते हैं। एक सिंपल सी अनिवार्य रिटायरमेंट पॉलिसी लाई गई। चेयरमैन के लिए 75 साल और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के लिए 65 साल की उम्र तय कर दी गई। कोई अपवाद नहीं रखा गया। इस एक छोटे से नियम ने बिना किसी शोर शराबे के 3 दशकों से जमे हुए उस पूरे पावर स्ट्रक्चर को जड़ से उखाड़ फेंका। ग्लोबल सफलता और एक शानदार पोएटिक जस्टिस। अब दुनिया की बारी थी नोटिस करने की। घर के अंदर के मामले सुलझने के बाद अब नजरें सीधे ग्लोबल एक्सपेंशन पर थीं। 1999 में टाटा इंडिका लॉन्च हुई, जो भारत की अपनी कार थी। हालांकि शुरुआत में कुछ तकनीकी दिक्कतें आईं। जब मदद के लिए फोर्ड के पास गए तो वहां के अधिकारियों ने बहुत बुरी तरह मजाक उड़ाया। कहा कि जब कार बनानी नहीं आती तो इस बिजनेस में आई ही क्यों। वो चुपचाप उस कमरे से निकल आए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ठीक 9 साल बाद 2008 में इतिहास का सबसे बेहतरीन कमबैक देखने को मिला। वही फोर्ड अब डूब रहा था और उसी इंसान ने 9200 करोड़ रुपए कैश देकर फोर्ड के 2 सबसे आइकॉनिक ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये एक परफेक्ट पोएटिक जस्टिस थी। इतनी बड़ी जीत, लेकिन फिर भी उनके मुंह से बदले का एक शब्द नहीं निकला। उनका सीधा सा उसूल था कि असली जेंटलमैन बदला नहीं लेते, वो बस जीत कर दिखाते हैं। उनकी वो खामोश सफलता ही दुनिया के लिए उनका सबसे बड़ा जवाब थी। ग्लोबल लेवल पर ये रफ्तार अब रुकने वाली नहीं थी। साल 2000 में टैटली को 2113 करोड़ में खरीदा गया। फिर 2006 में कोरस स्टील के लिए जो बिडिंग वॉर हुई, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ब्राजील की कंपनी के साथ कांटे की टक्कर थी, लेकिन अंत में सिर्फ 5 पेंस प्रति शेयर ज्यादा देकर 1 लाख करोड़ की ये ऐतिहासिक डील पक्की कर ली गई। जिस ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर 150 साल राज किया था, आज उसी की सबसे बड़ी स्टील कंपनी एक भारतीय के हाथों में थी। जनता के असली लीडर, वादों और करुणा की एक ऐसी मिसाल जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। भले ही वो दुनिया भर में अरबों की डील्स कर रहे थे, पर वो आम हिंदुस्तानी की सच्चाई से कभी दूर नहीं हुए। एक दिन भारी बारिश में एक परिवार को एक ही स्कूटर पर बुरी तरह भीगते हुए देखा। बस वहीं से ठान लिया कि आम आदमी के लिए कुछ करना है, और नतीजा था 1 लाख रुपए की कार का वादा। दुनिया भर के इंजीनियर्स ने कहा ये तो असंभव है, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ एक कार की कीमत नहीं थी, ये एक मिडिल क्लास पिता से किया गया वादा था। हालांकि पश्चिम बंगाल में फैक्ट्री लगाने को लेकर भारी राजनीतिक अड़चनें आईं। महीनों के इंतजार के बाद जब लगा कि बात नहीं बन सकती, तो रातों रात फैक्ट्री को गुजरात शिफ्ट करने का सख्त और बड़ा फैसला लिया गया। वादा 1 लाख का था, तो हर हाल में पूरा करना ही था। लेकिन उनकी लीडरशिप का सबसे मानवीय, सबसे भावुक चेहरा दुनिया ने 26/11 के मुंबई हमलों के बाद देखा। ताज होटल पर हुए उस दिल दहला देने वाले हमले के बाद जो कदम उठाए गए, वो कोई आम कॉरपोरेट नीतियां नहीं थीं। जिन कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवारों को पूरी जिंदगी भर की सैलरी दी गई, बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया, जीवन भर के लिए मुफ्त मेडिकल केयर दी, और उनके सारे कर्ज माफ कर दिए गए। वो सिर्फ अपने ऑफिस में नहीं बैठे रहे, पूरे 3 दिन तक ताज होटल के बाहर डटे रहे, और बाद में हर एक पीड़ित के घर जाकर व्यक्तिगत रूप से उनके परिवारों से मिले। ये होता है एक सच्चा लीडर। एक अकेली लेकिन महान विरासत, उस विशाल एम्पायर के पीछे खड़े इंसान की सच्चाई। साम्राज्य खड़ा हो चुका था, सारे वादे पूरे हो चुके थे, लेकिन इस विशाल एम्पायर के पीछे जो इंसान था, वो अपने आखिरी सालों में एक बिल्कुल ही अलग और एकांत जीवन जी रहा था। 4 बार शादी के करीब पहुंचे, पर बात कभी बन नहीं पाए। सोचिए, एक ऐसा अरबपति जो रिटायर होने के बाद अपनी कार खुद चलाता है, युवा स्टार्टअप्स में दिल खोलकर निवेश करता है, और तो और सोशल मीडिया पर एक बीमार स्ट्रीट डॉग को बचाने के लिए लोगों से मदद मांगता है। उन्होंने हमेशा अपने ही बनाए नियमों का पालन किया। 75 साल की उम्र में शांति से रिटायर हो गए। बाद में साइरस मिस्त्री वाले विवाद और उस दुखद घटना के दौरान भी उन्होंने एक बहुत ही गरिमापूर्ण खामोशी बनाए रखी। पूरी जिंदगी दुनिया को सिर्फ दिया, लेकिन खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। और जाते जाते भी उन्होंने जो छोड़ा, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 9 अक्टूबर 2024 को जब उनका निधन हुआ, तो वो देश के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक विशाल डोनेशन छोड़ गए। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये साफ बताता है कि आखिर क्यों उस दिन फैक्ट्रियां बंद थीं, ऑफिस बंद थे, और क्यों वो आम लोग भी सड़कों पर खड़े होकर रो रहे थे, जो उनसे कभी मिले तक नहीं थे। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। किसी भी राष्ट्र के सच्चे रतन की असली परिभाषा क्या है? क्या ये इस बात से तय होता है कि इंसान ने अपनी जिंदगी में कितना पैसा और कितनी पावर इकट्ठी की,
या फिर इस बात से कि उसने इस दुनिया को वापस किया और कितना दिया? ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है। उम्मीद है आज की इस चर्चा ने इस महान जीवन को समझने का एक नया और स्पष्ट नजरिया दिया होगा। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत